हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हमने 2024 से लेकर 2023 तक विश्लेषण किया है। आज हम लोग 2022 के प्रश्नों को भी देखेंगे। देखिए, और जो स्टूडेंट जिनका कल फेयरवेल हुआ है 12th क्लास के, अगर वो बच्चे ये क्लास देख रहे हैं तो आप सभी को हम लोगों ने बहुत मिस किया आज के क्लास में, क्योंकि इतने दिनों तक, इतने मतलब समय तक आप लोग का सफ़र रहा, साथ रहा, तो आप लोग की आज अनुपस्थिति बहुत ही खल रही थी एक तरह से। और आप लोग का जो स्थान है वो शायद और कोई भी क्लास आ जाए तो शायद नहीं ले सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे ही निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अपने जीवन में कुछ अच्छा प्रदर्शन कीजिए। और बाकी चलिए हम लोग आज के प्रश्नों का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो देखिए, जो आईन अकबरी है वे 5 भागों में विभक्त था, लेकिन जब आपसे पूछेगा कि अकबरनामा कितने भागों में विभक्त था तो आप लोग बोलिएगा 3 भागों में। और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था और अकबरनामा का तीसरा भाग आईन अकबरी है, जो कि 5 भागों में बटा हुआ है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो दिल्ली से जो दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित किया था वो है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के शासक हैं। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे विद्वान शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ये अपना जो भी निर्णय लेते थे बहुत जल्दीबाजी में, बिना सोचे समझे लेते थे, इसलिए क्या हो जाता था? असफल हो जाता था। तो चलिए अगले प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर क्या लिखा था? हुमायूंनामा लिखा था। अगला प्रश्न में कह रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखा। तो बादशाहनामा को लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं वो 2022 में पूछे हुए प्रीवियस ईयर हैं, और हम लोग देखे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी बहुत बार रिपीटेड होते रहता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था अकबर ने। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया था। तो हम लोग जानते हैं कि अकबर ने 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो आप लोग इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर बहुत कम आयु में क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। तो अकबर का संरक्षक थे इसमें बैरम खान। तो इनको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ होती है, और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था। तो बाबर था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इसका नाम था जहीरुद्दीन बाबर, पूरा नाम। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह होता है तो उसके बाद क्या होता है, इसको रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पे इसकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। तो अकबर के समकालीन इतिहासकार थे, उनका नाम है बदायूनी। तो इनका भी नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि इससे पहले कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो हम लोग जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में। उस समय ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां रहते हैं और आगा खां के नेतृत्व में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसमें एक और नाम आता है विकार उल मुल्क। तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे देखिए,
कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वही पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी हमारा आंसर हो जाता। अगला प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। देखिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? सरोजनी नायडू। लेकिन यहाँ भारतीय नहीं लगाया है, केवल प्रथम महिला पूछा है, तो हमारा आंसर होगा एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो हम लोग जानते हैं कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की क्या होती है? शुरुआत होती है, क्योंकि जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। वो भी क्यों? डेंजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारे की मांग को लेकर। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा ये पूछता है कि कब तक चला था? तो 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया था। देखिए, कह रहा है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो पाकिस्तान एक स्वतंत्र के रूप में आया था 14 अगस्त 1947 को। अब हम यहाँ 14 अगस्त क्यों कह रहे हैं? देखिए, हमारा भारत देश तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान का समय भारत के समय से आधा घंटा पहले है। तो 12 बजे रात को जब देश को आज़ादी मिली, तो उस समय भारत का जो समय है वो 15 अगस्त का है, लेकिन पाकिस्तान के घड़ी में उस समय क्या है? 11:30 है, इसलिए उसको 14 अगस्त माना जाता है। तो पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 14 अगस्त 1947 को आया था। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि संविधान के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। तो संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत कब गणतंत्र हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि भारत कब गणतंत्र होगा? जब हमारा क्या होगा? संविधान लागू होगा। तो हमारा संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। देखिए, कुछ आर्टिकल जो है, भारत का जो संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन कुछ आर्टिकल लागू हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू होता है और भारत को गणतंत्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो हम सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे देसी रियासतों को भी शामिल करने का प्रयास इन्होंने किया था और उनको शामिल किया भी था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और इन्हें पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया था? तो बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय भारत में मुगल वंश के शासक थे, इनको भारत से निकाल कर भेजा गया था रंगून। देखिए, ये रंगून वर्मा का पुराना नाम है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इसी के समय क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल का पद बदलकर वाइसराय कर दिया जाता है। तो भारत का पहला वाइसराय भी पूछेगा तो हमारा आंसर लॉर्ड कैनिंग ही होगा। देखिए, कई बच्चों के मन में रहता है कि 1857 के विद्रोह के कारण में डलहौजी का मेन हाथ था, लेकिन जब विद्रोह हुआ था तो वो उस समय भारत में नहीं था, उसके स्थान पर लॉर्ड कैनिंग आ गया था। तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल था और 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद बदलकर वाइसराय कर दिया जाता है, तो पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ही
होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यपगत सिद्धांत का संबंध किससे है। तो व्यपगत सिद्धांत किसने लाया था, तो वो लाया था डलहौजी ने। इसका समय है 1848 से 1856 तक। इसके सिद्धांत को हड़प की नीति भी कहा जाता है। अर्थात देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई। तो हम लोग जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो 10 मई 1857 को शुरू हुई मेरठ से। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और कौन लोग कहाँ कहाँ से नेतृत्व किए थे ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। जैसे बिहार से वीर कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, और अवध से बेगम हजरत महल, या फिर लखनऊ से भी पूछेगा तो आप लोग उनका ही नाम बताइएगा। तो ऐसे करके जगह जगह, जैसे कानपुर से नाना साहब, ऐसे करके आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और ओवरऑल जो शुरू में मेरठ से ये जो सैनिक चले थे, इन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह जफर से इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए कहा था, और बहादुर शाह जफर ने किया भी था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये है बम्बई में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ। तो इंडिया गेट का निर्माण हुआ है 1931 में। देखिए इसका जो निर्माण कार्य है ये शुरू 1921 में ही हो जाता है। देखिए जो कह रहा है कि, देखिए हम देखेंगे कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ। तो इंडिया गेट का निर्माण 1931 में होता है, लेकिन इसकी शुरुआत 1921 में मानी जाती है। इसको पूर्ण रूप से बनने में 1931 तक का समय लग जाता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, तो हमारा आंसर 1931 ही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। ये बम्बई से थाने तक 1853 में रेलवे चली थी। और ये भी पूछता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। वास्को डी गामा भारत कब आया। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि ये पुर्तगाल से चला था, और ये भारत 1498 में भारत के समुद्री मार्गों को खोज करते हुए भारत पहुंचा था। ये भारत में सबसे पहले केरल के कालीकट तक पहुंचा था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में धन का प्रवास का सिद्धांत किसने दिया। तो ब्रिटिश काल में धन प्रवास का सिद्धांत या फिर इन्होंने दिया था, इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि उस समय भारतीयों की आय कितनी है, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। और इन्होंने जितना अंग्रेज यहाँ से धन का निष्कासन कर रहे थे उस पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किए थे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई। तो हम लोग जानते हैं कि भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी जाती है। गांधी इरविन समझौता के बाद, जैसे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, उसके बाद भी गांधी जी भगत सिंह को छुड़वा नहीं पाते हैं। और 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी होती है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों वीरों को एक साथ ही फांसी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। अब देखिए अगला प्रश्न कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित हैं। तो जो दिगंबर एवं श्वेतांबर थे वे संबंधित हैं जैन धर्म से। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो दिगंबर थे ये वस्त्र धारण नहीं करते थे, बल्कि श्वेतांबर लोग वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जैसे जैन धर्म में आप लोग श्वेतांबर और दिगंबर देख रहे हैं, वैसे ही आप लोग बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का अंतर आप लोग देख सकेंगे। जैसे हीनयान के लोग होंगे वो बौद्ध के बताए गए, बौद्ध धर्म के बताए गए मूल सिद्धांतों पर चलेंगे, लेकिन महायान के लोग उसमें परिवर्तन करके मूर्ति पूजा का भी आगे चलकर समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बट गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने
किया था। तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत कौन किए थे? अशोक। धम्म क्या था? ये अशोक के द्वारा चलाया गया उनकी एक नीति थी जिनमें लोगों को शिष्टाचार, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, अहिंसा के रास्ते पर चलना, अपने जो माता पिता हैं उनके आज्ञा का पालन करना, ऐसे बहुत से सारे सिद्धांतों की बात कही गई थी। पशु हत्या पर भी इन सारी चीज़ों को रोक लगाया गया था। तो ये अशोक की धम्म थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि अकबरनामा किसकी कीर्ति है? तो हम लोग जानते हैं कि अकबरनामा अबुल फजल की कीर्ति है और ये अकबरनामा 3 भागों में बटा है। और अकबरनामा का तीसरा भाग ही क्या है? आईने अकबरी, जो इस सेट के हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। और आईने अकबरी 5 भागों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शेर शाह ने चौसा का युद्ध में किसे पराजित किया? तो देखिए ये चौसा का युद्ध हुआ कब है? तो 1539 में हुआ था और इसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। और शेर शाह और हुमायूं के बीच 1540 में एक और युद्ध होता है जिसका नाम कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें भी कौन पराजित होता है? हुमायूं ही पराजित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीतल किस धातु का होता था? तो जीतल ये होता था चांदी का। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जहांगीर का शासन काल कब था? जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 तक। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। तो देखिए इसको कितनों भागों में बांटा गया है? पहले पोलज, चचर, पर्ती और बंजर, ऐसे करके अकबर के समय में 4 भागों में भूमि को बांटा गया था। कह रहा है कि 9 रत्न किसके दरबार में थे? तो हम लोग जानते हैं कि 9 रत्न ये अकबर के दरबार में थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये लोग हम लोग पढ़े हैं कि 1922 में होता है। कहीं कहीं 4 फरवरी डेट देता है, कहीं कहीं 5 फरवरी। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो चौरा चौरी कांड हुआ था इसके वजह से जो इतना मतलब असहयोग आंदोलन, इतना बड़ा जन आंदोलन, इसके वजह से क्या हो गया? इसको रोक दिया गया था, जन आंदोलन नहीं हो पाया अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से हम लोग जानते हैं लाला लाजपत राय को। और इनको क्या देती है? इनको जब साइमन कमीशन भारत आता है तो जब ये विरोध में करते हैं लोग कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो इसी में पुलिस जब लाठीचार्ज करती है जिसमें सैंडर्स के कहने पर लाठीचार्ज में इनकी क्या हो जाती है? चोट लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। 3 फरवरी 1928 में आता है और इसका गठन 1928 में होता है। साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और इसमें केवल और केवल अंग्रेज ही शामिल थे इन सदस्यों में। इसलिए भारतीयों ने क्या किया? साइमन कमीशन का विरोध काले झंडे से किया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि दांडी मार्च से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च की शुरुआत कब से होती है? क्योंकि इसकी शुरुआत 12 मार्च से शुरू होती है, 12 मार्च 1930 से। और ये लोग दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1931 को और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा जाता है और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो जो दांडी ये स्थित है ये है गुजरात में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो हम लोग पढ़े हैं कि महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन चंपारण में ही शुरू किया था 1917 में। उसके बाद वे शुरू करते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह। तो ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे आंदोलनों से शुरू किया और 1920 में जाकर इतना बड़ा जन आंदोलन को संभाला। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? हम लोग पढ़े हैं कि 1942 में कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन पूछेगा तो 1920 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। हालांकि पूर्ण रूप से 1921 से ही इसकी शुरुआत होती है, लेकिन आप लोग 1920 के साथ ही जाइएगा। अगला प्रश्न इसमें देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 से इसकी शुरुआत मानी जाती है और खिलाफत आंदोलन 1919 से। रॉलेट एक्ट
किस वर्ष पारित हुआ? तो हम लोग पढ़े हैं कि रॉलेट एक्ट कब शुरू होता है? 1919 में, और इसी के वजह से क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में होता है, जिसमें जनरल ओ डायर के कहने पर जनरल आर डायर क्या करता है? उतने सारे लोगों पर गोली चला दिया जाता है, जिसमें हजारों लोगों को मृत्यु हो जाती है। अब ये पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आखिर हुआ कहाँ था? तो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा होती है 1905 में। अगर तारीख पूछ देगा कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस तारीख को होती है, तो 20 जुलाई 1905 को होती है। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, और 16 अक्टूबर 1905 को भारत का विभाजन कर दिया जाता है। तो उस समय इसी समय से बंगाल दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बढ़ जाता है। तो चलिए, हमने आज देखा कि 2022 के हमने 50 प्रश्नों को देख लिया है। अगले के वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को और देख लेंगे, और ऐसे करके हम लोग प्रयास करेंगे कम से कम 2021 तक का प्रश्न को जरूर देख लें, क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो भी बच्चे हैं जिनका साइंस वाले बच्चों का तो एग्ज़ाम कल से ही है, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम 4 से शुरू होने वाला है, तो उन लोग के लिए कुछ टाइम अभी बचा हुआ है। और मैं प्रयास करूंगी कि पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को और करा दूं। बाकी हिस्ट्री तो 8 तारीख को है, तो उसके लिए अभी बहुत टाइम है, लेकिन आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए, अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कीजिए और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होइए। यही मनोकामना आप लोग के साथ रहेगी। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।